Hello students, I'm back again with a new interesting topic, that is exempted incomes. First of all, I want to tell you what is the difference between exempted incomes and deductions. कि exempted income और deduction दोनों different terms होती हैं. Exempted income means incomes which are exempt from the very beginning, कि ये beginning से ही exempt होती हैं, इनको हम total income निकालने के लिए add नहीं करते. बट डिडक्शन मीन्स फर्स्ट दीज इनकम्स आर एडेड एंड आफ्टर दैट इनकी डिडक्शन दे दी जाती है. तो एग्जेम्प्टेड इनकम और डिडक्शन में डिफरेंस होता है. नाउ विच इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्टेड इनकम्स कोई टर्म नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट में इन इनकम्स को कहा जाता है इनकम्स विच डू नॉट परफॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, तो इसे इस नाम से जाना जाता है कि ये टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम इन इनकम्स को नहीं लिखते. नाउ एग्जेम्प्टेड इनकम्स कुछ होती हैं जो टोटली एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ होती हैं पार्टली एग्जेम्प्ट. नाउ इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर ऑल द एसेसिस. सेकेंडली इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर एम्प्लॉयज़. एंड थर्ड इज इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस. नाउ इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में से ये चैप्टर जो है थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर को हम थ्योरी फॉर्म में लर्न करेंगे. एज इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ ए थ्योरी क्वेश्चन. आपसे कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम्स पूछी चली जाएंगी, जैसे कि आपसे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम दे कैन आस्क. नाउ इस चैप्टर में जो हम एग्जेम्प्टेड इनकम्स करेंगे उन्हें फर्दर चैप्टर्स में हम उनका यूज़ सीखेंगे कि कैसे ये इनकम्स एग्जेम्प्ट हैं. फर्दर जब हम कोई नेक्स्ट चैप्टर करते हैं उनमें ये इनकम आती है तो हमें पता होना चाहिए दिस इनकम इज़ एग्जेम्प्ट. नाउ जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं, फर्स्ट कैटेगरी इज इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर ऑल द एसेसिस. इन्हें हम टोटली एग्जेम्प्ट इनकम भी कह सकते हैं. इस कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम ऐसी इनकम है जो इंडिया में सिचुएटेड लैंड से अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है दैट इज़ टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कि लैंड जो है इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए. बट इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर किसी पर्सन की इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है, मीन्स एग्रीकल्चर इनकम इज़ मोर देन 5000 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज़ मोर देन मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट. अब यहाँ पे मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ये जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि जो एसेसिस लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनके लिए मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट है 2,50,000 अप टू 60 ईयर्स वाले के लिए. नाउ जो सीनियर सिटीज़न होते हैं एज 60 टू 80 ईयर्स, मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट इज़ ₹3 लाख एंड एज 80 ईयर्स प्लस जो सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट इज़ ₹5 लाख. तो अब हम दोबारा से इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम्स के टॉपिक पे आ जाते हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट से ज़्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम ₹5000 से ज़्यादा है, इन दैट केस हम एग्रीकल्चर इनकम को यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट टैक्स ऑन अदर इनकम्स. और इसको कैसे यूज़ किया जाता है दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. बट इस क्वेश्चन में इस टाइम आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी पर्सन की इनकम मैक्सिमम अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट से ज़्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम ₹5000 से ज़्यादा है तो हम एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट टैक्स ऑन अदर इनकम्स. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से होने वाली इनकम मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस चल रहा है. ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न किया उस पर टैक्स पे कर दिया. अब जितना प्रॉफिट बचेगा आफ्टर पेइंग टैक्स उस प्रॉफिट को जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के मेंबर्स होते हैं क्योंकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए
उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आफ्टर पेइंग टैक्स बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मीन्स इस अमाउंट पे पहले टैक्स लग चुका है। तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको जो शेयर मिला है दैट इज़ एग्जेम्प्ट, मीन्स वो उस अमाउंट पे टैक्स दोबारा पे नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ थर्ड पॉइंट, शेयर ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो शेयर मिलता है, पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से कौन सा शेयर मिलता है, मीन्स पार्टनरशिप फर्म को चल रही है, वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उन्होंने टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज़ डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स में बांट दिया। नाउ पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स में प्रॉफिट बांटने के बाद अब उनके पास भी जो प्रॉफिट आया है आफ्टर पेइंग टैक्स बाय हिंदू पार्टनरशिप फर्म आया है, तो इट मीन्स उस अमाउंट पे वो पहले पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर चुकी है, तो मेंबर्स दोबारा उस अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करेंगे। दैट अमाउंट इज़ एग्जेम्प्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बट इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म से, इफ़ दे आर वर्किंग पार्टनर, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, दीज अमाउंट आर टैक्सेबल फॉर देम, ये अमाउंट उनके लिए टैक्सेबल होते हैं। बट एट द एंड जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रॉफिट उनके लिए टैक्सेबल नहीं होता। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कंपनसेशन पेड टू भोपाल गैस लीक डिजास्टर विक्टिम्स 1985। एक एक्ट पास किया गया था 1985 में, भोपाल गैस लीक डिजास्टर्स विक्टिम एक्ट 1985। इसके अंडर उन लोगों को कंपनसेशन पे की गई थी जो 1984 में होने वाले भोपाल गैस लीक डिजास्टर के विक्टिम्स थे। अगर आपको पता हो 1984 में 2-3 दिसंबर 1984 की नाइट को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज़ हो गई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट से, जिससे भोपाल में रहने वाले, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें रहने वाले थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी और मैनी मोर इंजर्ड हो गए थे, लाखों लोग इंजर्ड हो गए थे। तो इन लोगों के ये जो विक्टिम्स थे उनको कंपनसेट करने के लिए 1985 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अंडर इन लोगों को कंपनसेशन पे की जाने लगी। नाउ इसके अंडर जिस भी पर्सन को कंपनसेशन मिलती है दैट इज़ एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 के अंडर जिन भी विक्टिम्स को कंपनसेशन पे होती है दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर। ऐसे और कोई भी डिजास्टर अगर हुआ था तो उसके अंडर भी अगर विक्टिम्स को कंपनसेशन पे की जाती है दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द नेक्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स अमाउंट मीन्स जब हमने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर रखी है, एक पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे या बच्चों के नाम पे परचेज़ कर सकता है। तो जो जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है और जो अमाउंट मिलता है दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ये पॉलिसी से मिलने वाला अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो अमाउंट मिलता है ऑन मैच्योरिटी दैट इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द सेकंड एक्सेप्शन इज़ कि अगर ये पॉलिसी 31 मार्च 2013 के बाद परचेज़ की गई है और 31 मार्च 2012 से पहले परचेज़ की गई है और जो इस पर प्रीमियम की आप पेमेंट करते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रीमियम भी अगर आप 20% से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं, कोई भी एक प्रीमियम आपने 20% से ज़्यादा 20% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट जितने की पॉलिसी थी उससे 20% से ज़्यादा अगर प्रीमियम की पेमेंट चली गई है, इन दैट केस उससे होने वाली जो मैच्योरिटी पे अमाउंट रिसीव होगा दैट इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द थर्ड एक्सेप्शन इज़ कि अगर ये पॉलिसी 31 मार्च 2012 के बाद परचेज़ की गई है, इन दैट केस जो प्रीमियम की पेमेंट की जा रही है अगर वो 10% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा है, इन दैट केस जो है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मीन्स अगर मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिला है दैट इज़ टैक्सेबल, नॉट एग्जेम्प्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ कि अगर ये पॉलिसी 31 मार्च 2013 के बाद परचेज़ की गई है और जो प्रीमियम की पेमेंट की जा रही है दैट इज़
मोर देन 15% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट, इन दैट केस भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मीन्स अगर ये पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और अगर इस लिमिट के अंदर अगर प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो एग्जेम्पशन मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये एक ऐसा अकाउंट है जो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ये स्कीम स्टार्ट की थी। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे घर में अगर कोई 10 ईयर से छोटी बच्ची होती है तो उनके नाम पे हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे एफडी पे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसके कंपैरिजन में जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और दूसरा सेकेंड इज़ इस पे जो अमाउंट रिफ़ंड मिलता है वो आफ्टर 18 ईयर्स, जब बच्ची 18 ईयर्स की हो जाएगी उसके बाद ही मिलना शुरू होता है, वो भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स में ही रिसीव होगा। तो ये जो अकाउंट है जब ओपन करने के बाद जब हम बैंक से पैसे निकलवाना शुरू करेंगे, इन दैट केस चाहे प्रिंसिपल अमाउंट निकलवा रहे हैं या इंटरेस्ट निकलवा रहे हैं तो दोनों केसेस में हमें एग्जाम्प्ट होगा ये अमाउंट, मीन्स आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशनल स्कॉलरशिप बच्चे को या तो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल सकती है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई कंपनीज़, ये भी बच्चे को एजुकेशनल स्कॉलरशिप दे सकते हैं टू कंपनसेट एजुकेशन एक्सपेंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर किसी फैमिली में किसी बच्चे को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट अलाउंसेज ऑफ MPs, MLAs एंड MLCs, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर इन लोगों को कोई अलाउंस मिलता है दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये डेली अलाउंस भी हो सकते हैं और एनी अदर अलाउंस। टोटल अमाउंट ऑफ दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द नेक्स्ट इज़ अवार्ड्स। अगर किसी पर्सन को कोई अवार्ड मिलता है, ये अवार्ड मिल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और ये अवार्ड उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं और काइंड्स की फॉर्म में, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो उन्हें, दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट है पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डीज़। गैलेंट्री अवॉर्डीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल गैलेंट्री अवॉर्डीज़ कौन होते हैं? दोज पर्सन्स हु हैव बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में थे और उन्हें ये अवार्ड्स मिले हुए हैं, उनको मिलने वाली पेंशन टोटल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ फैमिली पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस में अगर किसी पर्सन की डेथ है एट द टाइम ऑफ ड्यूटी हो जाती है और उसकी फैमिली को मिलने वाली पेंशन, टोटल अमाउंट ऑफ दैट पेंशन इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये पेंशन जो है उसकी फैमिली मेम्बर्स को मिलेगी एज दैट पर्सन इज़ नो मोर। नाउ द नेक्स्ट इज़ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम अगर उसके पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड की जा रही है, माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स के, क्योंकि माइनर चाइल्ड तो टैक्स पे करेगा नहीं। माइनर चाइल्ड मीन्स द चाइल्ड हुज एज इज़ लेस देन 18 ईयर्स। इट कैन बी ए बॉय और अ गर्ल। बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है, बट उसकी एज 18 ईयर से छोटी होनी चाहिए। अगर उसकी बच्चे की इनकम पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड की गई है और तो पेरेंट्स को जिस पेरेंट की इनकम में इंक्लूड किया गया है उस पेरेंट को 1500 रुपीज़ पर चाइल्ड के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलेगी। मान लो कि 5000 रुपीज़ बच्चे की इनकम थी और 5000 रुपीज़ पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड हुई है, तो 1500 रुपीज़ पर चाइल्ड के हिसाब से पेरेंट्स को एग्जेम्पशन दी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स जो ST कैटेगरी होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं, वो अगर फॉलोइंग स्टेट्स, जिन स्टेट्स के मैं नाम आपको बताने वाली हूँ, उन स्टेट्स में अगर वो रहते हैं तो उनकी कुछ पर्टिकुलर इनकम्स होती हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। अब ये स्टेट्स कौन सी हैं, कहाँ पे रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पीपल के लिए इनकम एग्जेम्प्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर ये इस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं तो उनकी फॉलोइंग इनकम्स, अब मैं आपको 2 इनकम्स बताऊंगी, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम दीज स्टेट्स।
अगर इन स्टेट्स में रहते हुए अगर कोई इनकम वो वहाँ से डिराइव कर रहे हैं, दैट इनकम इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और सेकेंडली उनकी कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये इनकम उन्हें कहीं से भी हो रही हो, ओके, ये इनकम उन्हें कहीं से भी हो रही हो, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। नाउ द नेक्स्ट है इनकम ऑफ सिक्किमीज़। सिक्किमीज़ मीन्स जो लोग सिक्किम में रहते हैं। सिक्किम में रहने वाले लोगों के लिए भी, इंडिविजुअल्स हु लिव इन सिक्किम एरिया, द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ दीज पीपल ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी इनकम विच दे डिराइव फ्रॉम दिस स्टेट, इस स्टेट में रहते हुए उन्होंने कोई भी इनकम जनरेट किया, दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया, इससे प्रीवियस पॉइंट में बताया है, वो उन्होंने कहीं से भी अर्न किया हो, दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर सिक्किमीज़। नाउ द नेक्स्ट इज़ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्पोर्ट्स खेले गए हों, तो अगर किसी पर्सन ने इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलकर कोई इनकम जनरेट की है, तो ये इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। बट इसमें दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट कंडीशन इज़, ये जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है ये ऑर्गेनाइज़ किया हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी मिली हुई है उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज, अप्रूव्ड फॉर कंडक्टिंग होल्डिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है वही ऑर्गेनाइज करवा सकती है। नाउ मिनिमम 2 कंट्रीज मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, कि मिनिमम 2 कंट्रीज इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं, जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो जो भी विन करके आते हैं, दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर वो ये 2 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम मीन्स जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो डिविडेंड हमें मिलता है, तो डिविडेंड जो है शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, मीन्स उसको इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, नाउ शेयर होल्डर इस इनकम पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। बट इसमें 2017-18 असेसमेंट ईयर में एक चेंज लाया गया था कि अगर कोई शेयर होल्डर की डिविडेंड की इनकम ₹10 लाख से ज़्यादा होती है, 1 साल की इनकम ₹10 लाख से ज़्यादा होती है, इन दैट केस शेयर होल्डर के हैंड में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अब शेयर होल्डर के हैंड में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, और कितने रेट से वो टैक्स पे करेगा, दैट इज़ 10% हो गया टैक्स का रेट। इसके अलावा अगर वो सरचार्ज की कैटेगरी में आ रहा है तो सरचार्ज भी पे करेगा, और अगर वो सेस तो लगाना ही है, मीन्स 10% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस सेस जो 4% बाकियों पे से हम चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर से भी चार्ज किया जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स गिवन टू द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। मीन्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को या रिटायर्ड मेंबर्स को, चेयरमैन को या रिटायर्ड चेयरमैन को जो भी अलाउंस या परक्विजिट रिसीव होता है, दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ जो अलाउंस और परक्विजिट के बारे में डिटेल में तो हम पढ़ेंगे सैलरी वाले चैप्टर में, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। अलाउंस इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड परक्विजिट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी। जैसे कंपनी से किसी पर्सन को कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ऑफिस आने और घर जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, पर डे के हिसाब से पर मंथ काउंट कर लिया जाता है, दैट इज़ अलाउंस। और परक्विजिट में क्या ले सकते हैं आप, कार की फैसिलिटी दे दी, मीन्स थिंग देते हैं, कैश नहीं देते, कोई ऑब्जेक्ट देते हैं, कार दे दी या रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया रहने के लिए, दैट आर परक्विजिट। तो ये जो अलाउंसेज और परक्विजिट्स यूपीएससी के मेंबर्स को, रिटायर्ड मेंबर्स को या चेयरमैन को या रिटायर्ड चेयरमैन को रिसीव होता है, दैट इज़ फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ नेक्स्ट है सब्सिडी फ्रॉम द टी बोर्ड। टी बोर्ड से अगर किसी प्लांटर को सब्सिडी रिसीव होती है, मीन्स वो टी के बुशेज़ लगाने का काम करता है, पुरानी बुशेज़ को हटाता है, नए प्लांट्स लगाता है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, प्लांटिंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम की अंडर अगर टी बोर्ड से उस पर्सन को सब्सिडी रिसीव हुई है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड नाउ द लास्ट इज़ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसके अंडर आप क्या देखेंगे कि
7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स से मिलने वाला इंटरेस्ट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ द सेकेंड इज़, अगर किसी पर्सन ने बैंक में अकाउंट खोल रखा है तो बैंक से उसे इंटरेस्ट रिसीव होता है पर एनम। अगर उसका इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर यही अकाउंट उस पर्सन ने पोस्ट ऑफिस में खोल रखा है और ये इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल का सेपरेट अकाउंट है, और ये इस पर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है दैट इज़ अप टू ₹3500 एग्जेम्प्ट। और अगर यही जॉइंट अकाउंट है, इन दैट केस अप टू ₹7,000 एग्जेम्प्ट। नाउ अब ये तो हो गया कि एक पर्सन के लिए जो बिलो 60 ईयर्स है। नाउ जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए, चाहे उन्होंने बैंक में अकाउंट खोल रखा हो या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल रखा हो, अप टू ₹50,000 पर एनम इंटरेस्ट उनका एग्जेम्प्ट होता है। नाउ इट्स ऑल अबाउट एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर ऑल द एसेसिस। 2 कैटेगरी मैंने आपको और बताई थी, एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर एम्प्लॉयज़ एंड फॉर इंस्टीट्यूशंस। These 2 we will cover in my next video. Okay, till then, bye, take care and have a nice day.